एक एक करके जरा इसको यहीं पे होल्ड करिए। बीजेपी के वोट शेयर में 8% तक की गिरावट आई है, पहला कारण। दूसरा कारण ये, उत्तर प्रदेश के सभी 6 रीजन में बीजेपी का वोट घटा है। पश्चिम काशी रीजन में सबसे खराब प्रदर्शन है और इसलिए ये प्रधानमंत्री के लिए भी चिंता का विषय है। जो रीजन, जो इलाका उनका, वहां पर भी बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण क्या रहा। वेस्ट की अगर बात कर ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहां भी वोट घटा है। गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी से दूर हुआ है। गैर यादव ओबीसी वोटर जिनका 2019 में जबरदस्त साथ मिला, 2022 में भी इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, वो आखिर 24 के चुनाव में क्यों बीजेपी से दूर हो गया। अगला कारण, बीएसपी का कोर वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ छिटक कर चला गया, यानी कि जाटव वोट जो बीएसपी का कोर वोट कहा जाता है, दलित वोट कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया। अब बीजेपी की रिपोर्ट में कहा यह गया है कि राज्य के सभी 6 रीजन में बीजेपी के वोट परसेंटेज और सीट दोनों में गिरावट आई है। शुरुआत करते हैं काशी रीजन से, जहां पर 28 सीटों में बीजेपी केवल 8 सीट जीत पाई। कुल 28 सीट काशी रीजन की, जहां पर बीजेपी केवल 8 सीट जीत पाई। तो ब्रज क्षेत्र की बात कर लें, 13 में से केवल 8 सीट ही बीजेपी जीत पाई, जबकि ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए मजबूत क्षेत्र कहा जाता है। गोरखपुर रीजन की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रीजन, 13 सीटें यहां से आती है और 6 ही बीजेपी जीत पाई। अब देखिए अवध क्षेत्र की बात करें, जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। अवध क्षेत्र जहां की कुल सीटें हैं 16, यहां पर बीजेपी 7 ही जीत पाई। अब आप सोचिए, लखनऊ तो जीते लेकिन मोहनलालगंज हार गए। कानपुर बुंदेलखंड का भी लगभग यही हाल रहा, जहां 10 सीटों में से केवल 4 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार जिता सकी है। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हार की वजह साफ साफ गिनाई गई है। पहली वजह क्या है वो देखिए, उत्तर प्रदेश के अफसरों और प्रशासन की मनमानी सामने आ रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता और नेता दोनों ही परेशान हुए हैं। बात ना सुने जाने की वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है, उनके अंदर उदासीनता दिखाई दी है। जाहिर है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनका उदासीन होना बीजेपी को भारी पड़ गया। तीसरी वजह, 6 साल से पेपर लीक होने की वजह से युवाओं का गुस्सा फट पड़ा है। और आप देखिए, इंडिया गठबंधन लगातार जिन मुद्दों को उठा रहा था उसमें से पेपर लीक का भी एक मुद्दा था, युवाओं का मुद्दा था। अब संविदा पर भर्तियां मिलने पर रिजर्वेशन ना मिलना, रिजर्वेशन का मुद्दा कितना ज्यादा हाइप पर था ये आप जानते हैं, इनफैक्ट अभी भी हाइप पर है। संविधान बदलने को लेकर नेताओं की बयानबाजी बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। मात्र एक बयान जो लल्लू सिंह ने दिया वो कैसे पूरे चुनाव में भारी पड़ गया और इसके बाद बीजेपी केवल काउंटर करती रह गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस नैरेटिव को लेकर कि संविधान नहीं बदलने जा रहा है। अपने ही नेताओं के बयानबाजी भारी पड़ गई। राजपूत समाज में बीजेपी से नाराजगी रही है। जो अगड़ी जाति का वोट बैंक जो पारंपरिक तौर पर कहा जाता है कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक है, जिसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, इनका वोट बैंक, इसमें से राजपूत भी छिटके। अग्निवीर बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। अग्निवीर का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया। अग्निवीर का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस रिपोर्ट में ओबीसी और दलित वोटर्स के बारे में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट में कमी आई है। अब गैर यादव ओबीसी वोट कौन है? कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य और लोध, ये वो जातियां हैं जो बीजेपी से दूर हुई हैं। बीएसपी का कोर वोट बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी को चला गया, कांग्रेस को चला गया, ये उस तरफ शिफ्ट हुआ। इस बार बीएसपी के कोर वोट में 10% की गिरावट आई। 2019 की तुलना में बीएसपी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया, लेकिन जाटव, खटीक और पारसी समाज का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, ना ये मायावती के पास गया, ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी की ओर से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो बड़ी बातें हैं, ये पहले तो जाति की ही बात कर लें, इसमें एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। और मीनाक्षी, इसमें जो सबसे प्रमुख वजह को अगर देखें, जिसपे ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ है वो ये कि
प्रशासन के चलते कार्यकर्ताओं में नाराज़गी की बात कहना अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अगर अब हारने के बाद उसे वजह बता रहे हैं तो वो वाकई किसी भी पार्टी के लिए और उसकी वहाँ की सरकार के लिए थोड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ें चुनाव कैंपेन के दरमियान नहीं समझ में आ रहा था कि कार्यकर्ताओं में निराशा थी? प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन बातों को समय रहते पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताएं और उसको उस समय करेक्ट कर लिया गया होता? क्योंकि ये सारी चीज़ें हार के बाद कही जा रही है, हालांकि इसमें व्याख्या बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कुल 15 पन्नों की वो रिपोर्ट है, लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की है और हर एक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात किया गया है। जो कैंडिडेट हारे हैं उन्होंने भी बाकायदा ब्यौरा दे देकर बताया है कि किस बूथ पे हमें किस वजह से क्या कम वोट पड़े। तो ये सारा मंथन हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कारण कई सारे कारण हैं और उसमें चाहे अग्निवीर को लेकर आप बात कर लें, आरक्षण के नैरेटिव को लेकर बात कर लें, जातीय गोलबंदी का शिफ्ट होना। अब जातीय गोलबंदी अगर शिफ्ट हो रही है उसमें बीजेपी के पक्ष में जो जातियाँ हैं, जैसे राजपूत कम्युनिटी की ही बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी कम्युनिटी से आते हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से उम्मीदवार थे उसी कम्युनिटी से आते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ सीटों पर वोट नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ा चिंता का सबब है। दूसरा, गैर यादव ओबीसी वोट जो कि आपको लगातार मिलता रहा था वो अगर शिफ्ट हो रहा है, वो सपा के पक्ष में चला जा रहा है, वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कार्यकर्ताओं में अगर निराशा है तो वो चिंता की बात है। प्रदेश अध्यक्ष को समय रहते समझ में आना चाहिए था कि कार्यकर्ताओं में निराशा है। और दूसरी चीज़ की अगर काउंटिंग तक ये लोग फीडबैक दे रहे थे पार्टी के टॉप लीडरशिप को कि बीजेपी 60 से 70 सीटें तो शर्तियाँ जीत रही है, तो वो फिर फीडबैक कहाँ से आ रहा था? क्या कार्यकर्ताओं से तब बातचीत नहीं हो रही थी? कार्यकर्ताओं से अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो फिर वो फीडबैक कहाँ से आप पार्टी के टॉप लीडरशिप को दे रहे थे? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बीजेपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और यूपी के किसी भी नेता से आप बात करें तो वो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करता नजर आएगा। न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों के बीजेपी के नेता भी अभी तक ये समझने में विफल रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में वजह क्या रही कि पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा। मीनाक्षी, रुचि मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन देवेंद्र एक बात जो आपने जिससे अपनी शुरुआत की कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी। लेकिन अभी हाल ही में जो एक फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जिसमें ये कहा गया कि टीचर्स का की जो पंचिंग है, अभी डिजिटल पंचिंग है वो नहीं होगी, अटेंडेंस नहीं होगी, उसे 2 महीने के लिए रोक दिया जाता है। तो इसमें भी जो शिक्षा मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया और ये कदम उठाया गया। ऐसी परिस्थिति में जब पहले से ही एक परसेप्शन है कि आपके अधिकारी निर्णय लेते हुए या निर्णय एक योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देते हैं फिर अधिकारी उसको पूरा कर देते हैं, इसमें मंत्रियों की भूमिका क्या है? मंत्री अपनी भूमिका निभाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या ये परसेप्शन अभी भी नहीं चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है? अब बहुत सारे मंत्री इस बात को कहते हैं, अगर दबी जुबान में अगर उनसे बातचीत कीजिए तो वो ये तक कहते हैं कि अधिकारी हमारे नहीं सुनते। अब ये बड़ी हैरानी सी बात होती है कि अगर आप गवर्नेंस का ऐसा मॉडल चला रहे हो जिसमें मंत्री ये आरोप लगा रहे हो तो बहुत विचित्र स्थिति है और उसमें ये समझ में आपको नहीं आएगा कि आखिर वजह क्या है, समस्या कहाँ है। एक चीज़ तो मीनाक्षी लगभग तय मानिए कि किसी भी राज्य में अगर आप बात करें तो चाहे बिहार के मॉडल की बात कर लें, उड़ीसा के मॉडल की बात करें, जब गवर्नेंस को लेकर अच्छी चर्चा होती है, अभी बिहार को लेकर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब अच्छे गवर्नेंस को लेकर जब चर्चा होती रही है तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अधिकारियों को थोड़ा फ्री हैंड देंगे तो वो गवर्नेंस ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल दखल शासन में बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वो शासन उस ठीक तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि राजनीति की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, नेताओं की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उन्हें पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान रखना ही होता है। अधिकारी ज़्यादा बेहतर प्रशासन दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर अधिकारी उन्मुक्त हो गए, स्वच्छंद हो गए और तानाशाही वाले अंदाज में अपना शासन चलाने लगे तो उनके ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं। किसी का भी शासन आए उनके सेहत पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं। सरकार एक बदलेगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, मंत्री बदल जाएंगे, दूसरा कोई आ जाएगा, उससे उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। और कम से कम नेताओं के ऊपर तो ये दबाव रहता है कि हाँ अच्छा उनको चुनाव में जाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को खुश रखें ताकि दोबारा चुनाव में जीत करा सकें। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों के बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।